हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला सेट नंबर 79 और 80। ठीक है, उससे पहले हम लोग 78 सेट का वीडियो देख चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो सेबी। कौन नियमित करता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ने सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा? विश्व में सबसे पहले जो है परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो अपना ही देश भारत। भारत जो है वह सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है। ठीक है, इसको कब अपनाया था? तो 1952 में। कब अपनाया था? 1952 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगम कर। ऑप्शन नंबर बी, निगम कर जो है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था तो शिकार। क्या था? शिकार था मनोरंजन का साधन। इसके बाद देखते हैं वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल। ऑप्शन नंबर डी, चावल। इसके बाद देखते हैं सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। किसका उल्लेख नहीं किया है? कुषाण का। इसके बाद देखते हैं महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलिंगो। क्या हो जाएगा? इलिंगो। ऑप्शन नंबर बी, इलिंगो। इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की जो है प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखते हैं वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए थे? वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि वेल्बी आयोग का गठन स्थापना कब हुआ था? तो 1895 में। क्यों हुआ था? तो फिजूल खर्ची का जो जांच करने के लिए था, भारत में जो फिजूल खर्ची हो रहा था उसके जांच करने के लिए एक समिति आयोग की थी, एक आयोग का गठन किया गया था जिसे वेल्बी आयोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरसी दत्त। आरसी दत्त जो है वो आईएनए से संबंधित नहीं है। बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान, मोहन सिंह, ये सब आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? तो टोक्यो, जापान में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार सजाइए। काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसके देखिए सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं इसमें। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1809 ईस्वी में। ठीक, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। ठीक, और ये सलाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो आप देख लीजिए इसके कालक्रम अनुसार आप खुद सजा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। अब देखिए 4 3 2 1 है कहाँ? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 4 3 2 1, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रस्तावना को वह प्रावधान है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? मतदान का अधिकार क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। इसके बाद देखते हैं हम लोग बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत जो है यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो है कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव का सर्वप्रथम निर्णय लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। किसके द्वारा? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तदर्थ का अर्थ क्या है? तदर्थ का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके उद्देश्य की अतिरिक्त व्यवस्था। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था तदर्थ संविधि का अर्थ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 162 किससे संबंधित है? तो राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है सतलज और सिंधु नदियों के बीच। सतलज और सिंधु नदियों के बीच जो है पंजाब हिमालय का विस्तार है। ठीक है, निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना के जो बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिमालयी नदियाँ की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालयी नदियाँ की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जल प्रवाह 12मासी होता है। इसमें जल प्रवाह 12मासी होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। इसके बाद देखते हैं भारत में निम्न में से किस राज्य में सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? किस राज्य में निम्न में से सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा? वृक्षनुमा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। किसमें से? बृहत हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है कौन सी नदी किस बांध पर है? किस बांध पर कौन सी नदी है? तो आप देख सकते हैं तिलैया जो बांध जो है यह बराकर नदी पर है। ठीक है, पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी पर। राजा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। देखिए तो 3, 1, 2, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 3, 1, 2, 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं
भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल क्षेत्रों की कितनी संख्या है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। 20 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा सरसों। गेहूं तथा सरसों जो है समांतर फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंदरी जो है तांबा से संबंधित है, ठीक है। सिंदरी जो है तांबा से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं एक वास्तविक गैस में कितने आदर्श गैस के रूप में एक वास्तविक गैस में किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? किसमें आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, ठीक है। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करती है उसे क्या कहते हैं? वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं किसी तीर के एक सिरे को धनुष से तनी डोरी पकड़कर खींचने में इनमें से कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने। किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। इसके बाद देखते हैं अधातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भंगुरता। क्या पाया जाता है? भंगुरता। ऑप्शन नंबर ए भंगुरता पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम जो है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक है। इसके बाद देखते हैं वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.4 बिलियन, 5.4 मिलियन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन किससे होता है? तो उसका श्वसन जो है वह वातक तंत्र से होता है। किससे होता है? वातक तंत्र से। इसके बाद देखते हैं तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक धारा में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? एक धारा में विद्युत धारा एवं विभवांतर को प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। कितने बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी जो किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटियों का। इसका हो जाएगा? चींटियों का अध्ययन। इसके बाद देखते हैं भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का जो संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली के संस्थापक। इसके बाद देखते हैं टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाया जाता है किस पर? तो किसी देश द्वारा आयातों पर, किसी देश द्वारा आयातों पर जो है टैरिफ लगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में, ठीक, कैस्पियन सागर। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है एक भू उपग्रह को अपकेंद्रीय बल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद देखते हैं एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। इसके बाद देखते हैं पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ध्यान दीजिएगा, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित करना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो गंदगी को निकालता है, नहीं, ये गलत है। वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक एक गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान तथा त्वरण। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान तथा त्वरण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण का तो न्यूटन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है? कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। इडेफिक जो है वह मृदा से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक? निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप में से एक मछली का है, मीन का प्रकार है? तो कौन वास्तविक रूप से मछली का प्रकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटफिश। कैटफिश जो है वह एक मछली का प्रकार है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो है वह अनुपस्थित होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ? तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में भंडारित रहता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो प्रति यूनिट जो कैलोरी की मात्रा वो सर्वाधिक होती है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा में। किसमें हो जाएगा? वसा में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी -118 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -118 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। ठीक है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत की सांसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की सांसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के बदलाव के लिए आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। क्या है? आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, विशेष बहुमत से, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं
लेखा अनुदान संघ को अनुमति प्रदान करता है? लेखा अनुदान संघ को अनुमति प्रदान करता है कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति जो है वह किसे रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है यानी प्रस्तुत करता है? तो वो लोकसभा स्पीकर को, लोक लेखा समिति लोकसभा स्पीकर को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संचित निधि से। कहाँ से दी जाती है? भारत के संचित निधि से। इसके बाद देखते हैं मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। 1979 में स्थापना हुई, 80 में, एक साल बाद वह रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं ये निम्नलिखित में से सही मिलान करें। ठीक है, इसका मिलान करना है तो क्या हो जाएगा? भाग चार किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भाग 8 जो है वह किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग जो है 16 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से। और भाग 18 किससे संबंधित है? आपात के उपबंध से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। इसके बाद देखते हैं महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि है वो समकालीन थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के जो समकालीन थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरेली से मौलवी अहमदुल्ला। बरेली मौलवी अहमदुल्ला जो है संबंधित नहीं थे। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, जिसमें से कानपुर में नाना साहब थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, दिल्ली में कौन थे? बख्त खान। पटना में कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, यानी बिहार से। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश को फारसी भाषा में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजुल माली ने। किसने किया था? ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका सही कालानुक्रम जो है दर्शाना है। ठीक है, कालानुक्रम दर्शाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो कुतुब मीनार का निर्माण। क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुतुब मीनार का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद पुर्तगालियों का आगमन। इसके बाद विजयनगर में कृष्णदेवराज का शासन। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3, 1। क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भूव्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी जो भूव्यवस्था थी जो कहाँ प्रचलित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण भारत में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। इसके बाद देखते हैं रामौसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो किस भौगोलिक इलाके में हुआ था रामौसी विद्रोह? तो पश्चिमी घाट में।
पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने उड़ाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। किसने कहा था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। इसके बाद देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताएं। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से यानी उत्तर, दक्षिण नीचे होता है यानी इधर से इधर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर, इसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल, इसके बाद हो जाएगा जास्कर, और इसके बाद क्या हो जाएगा? काराकोरम। क्या हो जाएगा? काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से होता है? भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर का क्षेत्र। पूर्वोत्तर का क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे निम्न या सबसे कम है? भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन का जो है वह वृद्धि दर सबसे कम है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबरीगिरी परियोजना गुजरात। सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात, यह गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों में क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजानी, बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है जो है वह, याद रखिएगा, सुंदरबन है। तो अब देख लीजिए, सुंदरबन सबसे बड़ा, सबसे लास्ट बना चाहिए। देखिए 3 गो में आ रहा है सुंदरबन, ठीक है। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा, और इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो पीछावरम सबसे छोटा है। देखिए किस में है? सी नंबर में है, ठीक है, सी नंबर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीछावरम, गंगा गोदावरी, भितरकनिका और सुंदरबन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये जेबी से का कथन है। किसने कहा था? जेबी से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण स्वयं करती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप मूल्य ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है। सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। इसके बाद देखते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कौन सा बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी जो है वह बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल विटामिन का विघटन नहीं होता है। केवल विटामिन का विघटन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 79 और सेट नंबर 80। और इससे पहले हम लोग 78 सेट का वीडियो देख चुके हैं। आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज देख सकते हैं, आपको वही मिलेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।